स्वागत है कि और नए शानदार वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का जो है यानी फेज 3 का जो है फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो लगभग एक्सपेक्ट की जा रही है कि 90,000 जो है टीचर भर्ती जो है यहाँ पे होगी और 1 से लेकर 12वीं तक के जो है शिक्षक की बहाली यहाँ पे ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दे दिया गया है। आप सबको मैंने जो नोटिफिकेशन भी पढ़ के बताया था, सारी जानकारी मैंने दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 फरवरी के डेट में ही एडवर्टाइजमेंट जो है जारी कर दिया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। आज का हम इसमें बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना होगा इस वेबसाइट पे, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ ओके करना है, ओके करते ही इस तरह से एक पेज ओपन होगा और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया जो है ब्राउजर ओपन होगा और आपका आवेदन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अब यही फॉर्म आपको भरना है, अच्छे से समझिएगा तो आप फॉर्म को भर पाइएगा। सभी के लिए मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट को समझाऊं, एक एक कॉलम को समझाऊं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले बोल रहा है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो आपका जो भी नाम है कॉम्बिनेशन करके आपको इस तरह से बताना है। मान लीजिए आपका नाम जो है दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिए, कुमार लास्ट में लिख दीजिए। दीपक कुमार सिंह है तो दीपक इसमें कुमार इसमें सिंह। तो ऐसे आपको अपना नाम को जो है लिखना है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है नेम का। अगर सिर्फ जो है फर्स्ट नेम ही है आपका, बहुत सारे लोगों का नाम सिर्फ दीपक होता है, टाइटल वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो वो सिर्फ इसी में लिख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ फादर्स नेम लिखना है, फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम। तो विवाहित महिलाओं के लिए ऑप्शन है, अगर कोई लेडीज मैरिड है तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ लिख सकती है। यहाँ मदर्स नेम आपको लिखना है और जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे इन्फॉर्मेशन वो सब जो है मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, स्पेलिंग सही से ध्यान रहे। अब यहाँ पे आपको जो है अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पे आधार संख्या लिख दीजिए और यहाँ आधार कार्ड का पीडीएफ यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करना है। आधार का जो पीडीएफ होना चाहिए ना, मान लीजिए आपका एक पेज है तो आधार का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों एक पेज पे दिखना चाहिए, उसी तरह का आपको आधार कार्ड का पीडीएफ यहाँ पे अटैच करना है। और 12 नंबर का यहाँ पे आधार नंबर आपको लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ फ्रंट वाला ही यहाँ पे अटैच कर देते हैं, वो गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे होता क्या है कि आपको आधार नंबर देंगे तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, लेकिन वही कहीं बंदा पैन कार्ड चूज करेगा ना तो यहाँ लिखेगा कि आपको एडिशनल 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो है काटे जाएंगे अगर आप पैन कार्ड देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो। लेकिन आधार कार्ड देंगे तो ये 200 एडिशनल चार्ज नहीं काटे जाएंगे। तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि 200 रुपये क्यों कटाने जाइएगा, आप यहाँ पे आधार कार्ड दे दीजिए, आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगेगा ना फॉर्म भरने के लिए, उससे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप आधार कार्ड नहीं देंगे तो, समझ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंडियन सिटीजन, तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बस यहाँ पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंस है बिहार स्टेट को, यहाँ पे हाँ करना अगर है तो। और यहाँ पे आपको अपना जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको यहाँ पे लिखना है कि कब का आपका निवास बना हुआ है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और उस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को यहाँ पे पीडीएफ में आपको अटैच करना है। यहाँ रिजर्व कैटेगरी बोल रहा है तो आप अगर इसमें से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें से कोई भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, तो रिजर्व कैटेगरी वाला ऑप्शन में यस कर दीजिएगा, ठीक। अगर आप जनरल होंगे तो जनरल वाला यहाँ पे नो ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यानी पूछ रहा है कि एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो यस करना ही होगा आपको। और फिर यहाँ से अपना कैटेगरी चूज करना होगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, किस कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ से आप देख लीजिए हाँ कौन सा कैटेगरी है। जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से चुनाव करेंगे। जैसे हम ईडब्ल्यूएस चूज किए देंगे तो ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पे कास्ट का नाम पूछ रहा है, यहाँ देखिए आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे ना एरो पे तो यहाँ देखिए इतने सारे जो है ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कौन से कास्ट से आते हैं। और फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और किसके द्वारा आपने सर्टिफिकेट बनाया, बिहार या अदर, तो बिहार आप चूज करेगा और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पीडीएफ यहाँ पे आपको अटैच करना है। वही कोई एससी, एसटी से आएगा तो एससी, एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे अपना कास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और कहाँ से बनवाए उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अगर आप ईबीसी या बीसी आएंगे तो अपना जो है एनसीएल आपको लगाना है, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट मांग रहा है तो आप बनवा लीजिएगा। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के ऊपर हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो किए हुए हैं कि नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होता क्या है, उसको कैसे बनवाते हैं। तो बीसी, ईबीसी कैटेगरी वालों को अपना एनसीएल देना होगा और जैसे आप यहाँ चूज करेंगे यहाँ पे आएगा कि अपना कास्ट का नाम बताइए, तो ये सारे कास्ट का नाम आएगा, आप देख लीजिएगा, उसको चुनाव कर लीजिएगा। यादव, लक्ष्मी नारायण, बहुत सारा है, पार्था, कोस्ता, कुर्मी, देख रहे ना बहुत सारा है, गड्डी, चनु, भाट, तो ये सब आप चूज कर लीजिएगा अपना कास्ट। फिर यहाँ पे उसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यानी एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और कहाँ से आपने बनाया उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये आपको अपना जो है कास्ट के बारे में यहाँ पे इस तरह से देना है। अब मान लीजिए सपोज आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप नो करेंगे, क्या करेंगे, बिहार के निवासी वाले यहाँ पे यस करेंगे और अदर स्टेट वाले यहाँ पे नो करेंगे। तो आपको यहाँ पे नो करना है अदर स्टेट वाले। तो जैसे आप नो करेंगे ना तो आपका यहाँ पे ना ये वाला देखेंगे डिसेबल हो जाएगा, यहाँ से आपको चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा।
यानी आप जनरल में हो जाएंगे और यहाँ आप कुछ भी नहीं चूज कर सकते हैं, बस हो गया। अब आगे आप प्रोसेस करिए। तो ऐसे जो है अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको बताना है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं यहाँ पे नीचे में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बता देना है जो भी आपका स्टेटस है। फिर यहाँ पे बताना है मेल है कि फीमेल है, तो अपना मेल फीमेल जो भी है बता दीजिएगा। ये पूछ रहा है, अच्छा ये कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं, इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, आपको यस नो में बताना है। यहाँ विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। विकलांग रहते तो इसमें से कोई बताना किस प्रकार के विकलांग है, नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आप SC ST विकलांग और फीमेल हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको फी में जो भी डिस्काउंट मिलता है वो मिल जाएगा। अगर आप नो कर दीजिएगा ना तो पूरा का पूरा जो जनरल वाला फी लगता है ना वो आपको लग जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहा है इस वाले कॉलम में, अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है SC ST डिसेबल्ड फीमेल, तो यहाँ यस कर देगा। अब एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, तो आप यहाँ पे यस करिएगा और अपने बारे में डेजिग्नेशन, स्कूल का नाम और किस डिस्ट्रिक्ट में आप कार्यरत हैं वो बताएंगे, जो ऑलरेडी पहले से पंचायती राज या नगर निकाय में शिक्षक हैं, जो कार्य कर रहे हैं। अगर आप इस तरह कैंडिडेट्स नहीं हैं तो आप सिंपल इसको नो कर दीजिएगा, ये हट जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बताना है। अब बात आती है मेन पॉइंट यहाँ पे कि अपनी जो है यहाँ पे प्रशैक्षणिक योग्यता इसमें से कोई एक चुनना है। अब देखिए, या तो आपके पास B.Ed होगा या BA M.Ed होगा या BLed होगा या BS B.Ed होगा या BSc Ed होगा, B.Ped होगा या DLed होगा, कोई एक इसमें तो जरूर आपका होगा ही होगा। यहाँ देखिए स्लैश लगा हुआ, देख रहे हैं ना, सबके यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, कोई एक इसमें से आपका है तो आप इसी का चुनाव कर लेंगे। अगर आप जो है कंप्यूटर विषय विज्ञान के लिए आवेदन देना चाहते हैं जो 11 से 12 के लिए है तो आप ये चूज करेंगे। संगीत विषय के लिए ये ऑप्शन है, संगीत और ललित कला 9 से 10 के लिए आप ये चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ केवल संगीत 11 से 12 के लिए और कंप्यूटर विषय 11 से 12 के लिए विषय में ही भर्ती है, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 9 से 10 के लिए ये चूज करेंगे। तो आप इसमें से कोई एक ही चूज कर सकते हैं, या तो ये या इसमें से कोई एक। तो आप देख लीजिए किसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चुनाव कर लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज किया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ पूछी जा रही है, पात्रता परीक्षा या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा या केवल दक्षता परीक्षा। तो इसमें से कोई एक ही होगा। तो यहाँ देखेंगे उत्तरी पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा, स्लैश यहाँ दिया हुआ है स्लैश करके। अब यहाँ देखिए दक्षता परीक्षा उनके लिए होता है जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए दक्षता परीक्षा होती थी, पहले बीच में भी हुआ था। तो वो ये वाला ऑप्शन चूज करेगा, केवल दक्षता परीक्षा। लेकिन जो लोग C.Tet या B.Tet या जो है S.Tet किया हुआ है, स्टेट का कोई भी पेपर 1 या 2 जो भी है, तो वो पहला वाला ऑप्शन को चूज करने वाला है। यानी पहला वाला ऑप्शन कौन चूज करेगा, तो जो कैंडिडेट C.Tet S.Tet या B.Tet किया हुआ है वो पहला वाला ऑप्शन को चूज करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने चूज किया तो ओके करते ही यहाँ पे आ गया C.Tet B.Tet जो भी है यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं ना। अगर वही हम यहाँ पे केवल दक्षता परीक्षा चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम केवल सिर्फ यही चूज करते हैं, तो यहाँ देखिए इस तरह से आएगा। यानी दक्षता परीक्षा जो 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक है उनके लिए ये ऑप्शन है। तो जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये दक्षता वाला ऑप्शन है। बाकी जो लोग C.Tet B.Tet किए हैं तो वो ये चूज करेंगे, समझ में आ गया ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप इनमें से किसका पात्र रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप C.Tet पेपर 1 पास हैं या B.Tet पेपर 1 पास हैं, जो 1 से 5 के लिए आप अध्यापक बनेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए अगर आप मल्टीपल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो मल्टीपल भी चुनाव कर सकते हैं। वही अगर आप C.Tet पेपर 2 भी पास है तो इसको और इसको दोनों को टिक कर सकते हैं आप। 1 से 8 तक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वही अगर कोई बंदा जो है S.Tet का पेपर 1 या पेपर 2 दोनों पास है तो ये भी चूज कर सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप मल्टीपल एलिजिबल है तो मल्टीपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ किसी एक विषय के लिए एलिजिबल है, मतलब किसी एक जो है वर्ग के लिए एलिजिबल है, जैसे 1 से 5 के लिए एलिजिबल है तो सिर्फ 1 से 5 के लिए आवेदन करेंगे। तो 1 से 5 के लिए फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, और आप जो है B.Tet या C.Tet का जो है पेपर 1 पास होना चाहिए, कोई एक, या तो ये या तो ये, और आपका जो है DELED होना चाहिए। तो आप फॉर्म को भरेंगे 1 से 5 के लिए। तो अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। वही 6 से 8 के लिए आप जो है ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और C.Tet का पेपर 2 पास होने चाहिए, तो आप फॉर्म भरेंगे जो 6 से 8 के लिए है, और ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, DLED भी हो या B.Ed है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो 6 से 8 में ये क्वालिफिकेशन है। वही अगर आप 9th 10th के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपके पास जो है S.Tet पेपर 2 पास होने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती बता दिया। आप देखिए यहाँ पे अगर आप 9 से 10 के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं तो बिहार स्टेट पेपर 1 पास होने चाहिए, या दक्षता परीक्षा 9 से 10 पास होनी चाहिए, या स्टेट पेपर 2 ओनली फॉर कंप्यूटर पास होने चाहिए, जो कंप्यूटर विषय के लिए चुनाव करेगा तो फॉर्म भर सकता है, या स्टेट पेपर 1 फॉर SC ST डिपार्टमेंट के लिए आप ये चूज करेंगे। तो आपको मल्टीपल यहाँ ऑप्शन है, कोई एक तो आपका जरूर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आप उसमें से चुनाव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से है, आपको समझना होगा, तभी आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, समझ में आ गया ना।
अब जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे ये 3 ऊपर का चूज किया, जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सीटेट भी पास है, पेपर 1 और पेपर 2, और साथ ही साथ स्टेट पेपर 1 भी पास है, तो वो ऐसे चूज कर लेगा तीनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस तरह से उसको बताना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी है, ठीक है ना। या मान लीजिए वो बंदा जो है सिर्फ ये दोनों पास है, और अगर वो बीएड किया हुआ है तो 1 से 5 में तो एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि बीएड को हटा दिया गया 1 से 5 में, सिर्फ डीएलएड वाला ही 1 से 5 में आवेदन कर पाएंगे। तो क्या चूज करेगा, दूसरा, और यहाँ पे ये तीसरा वाला चीज़ों को यहाँ पे चूज कर लेगा, यानी वो जो है 6 से 8 के लिए एलिजिबल होगा और 9 से 10 के लिए एलिजिबल होगा। यानी वो स्टेट पेपर 1 पास होगा और सीटेट पेपर 2 पास होगा, ठीक है ना। भले वो सीटेट पेपर 1 पास होगा लेकिन 1 से 5 है, लेकिन उसका क्या है, बीएड है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बीएड वालों को हटा दिया गया है 1 से 5 वाले में। तो ऐसे आपको भरना होगा। अगर आप बोलिएगा तो हम अलग अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे कि 1 से 5 के लिए कैसे फॉर्म भरना है, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, तो हम अलग अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे। लेकिन हम 2 क्वालिफिकेशन को यहाँ पर लेकर चलते हैं, 2 को हम यहाँ पे